नौकरानी का बदलाव। तुम क्या क्या काम कर लेती हो? सोमनाथ की बड़ी बेटी पूनम ने उस काम वाली लड़की से पूछा। पूनम उधमपुर से अपनी बाबूजी का हालचाल जानने के लिए यहाँ आई थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद सोमनाथ अकेले रह गए थे। बीवी साल भर पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा जौनपुर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। जी जी दीदी, सब काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ, लड़की ने आंखें मटकाते हुए कहा। किससे बात कर रही हो पूनम? सोमनाथ अपनी तुल-तुल तोंद पर लटके गीले जनेऊ को हाथों से घुमाते हुए बोले। वे अभी-अभी नहाकर निकले थे। उनके अर्धगंजे सिर से पानी टपक रहा था। एक लड़की आई है बाबूजी, घर के कामकाज के लिए आई है। कहो तो काम पर रख लें? पूनम ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। सोमनाथ ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी में काम मांगने चली आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह चोरियां हो रही है, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। बेटी, इससे पूछो कि यह किस जाति की है? सोमनाथ ने थोड़ी देर बाद कहा। अरे किस जाति की हो तुम? पूनम ने बाबूजी के सवाल को दोहराया। मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछ कर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम बेला रखा है। वह लड़की सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को ले आना, पूनम ने कहा। जी दीदी, कल मैं सुबह ही माँ को लेकर आ जाऊंगी, बेला ने कहा और तेजी से वहां से चल पड़ी। माँ, मुझे काम मिल गया, खुशी से खींचते हुए बेला अपनी माँ दामिनी से लिपट गई और बोली, बहुत अच्छी है पूनम दीदी। बेला को जन्म देने के बाद दामिनी अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गई थी। बेला को पालने पोसने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे दूसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ता था। तब कहीं जाकर वह अपना और बेला का पेट पाल सकी थी। जब दामिनी पेट से थी, तब से अपने गांव में उसे खूब ताने सुनने पड़े थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। अरे, यह किसका बीज अपने पेट में डाल आई है? बोलती क्यों नहीं करमजली? कम से कम बाप का नाम ही बता दे, ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सके। दामिनी की माँ ने उसे बुरी तरह से पीटते हुए पूछा था। मार खाने के बाद भी दामिनी ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। और फिर दामिनी के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वह किस मुंह से कहेगी कि वह शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है? एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस को जवाब देंगे? किस किस का मुंह बंद करेंगे? दामिनी की माँ ने खींचते हुए कहा था। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चाहो तो तुम लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी। दामिनी ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। माँ की बातों से तंग आकर दामिनी उसे बिना बताए अपने नाना नानी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। दामिनी की बातें सुनकर नानी पिघल गई और गांव वालों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने को तैयार हो गई। दामिनी की माँ व नानी यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है। बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका इरादा क्या था? माँ, चलना नहीं है क्या? सुबह हो गई है। बेला ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा। हाँ बेटी, चलना तो है। पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर दामिनी झटपट तैयार होने लगी। पूनम ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। सोमनाथ अभी तक सो रहे थे। तो तुम बेला की माँ हो? पूनम ने दामिनी को और देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम ये है, दामिनी ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है,
वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना? दामिनी ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है। तो ठीक है, रख लेते हैं। सारा दिन यही रहा करेगी। रात को भले ही अपने घर चली जाए। पूनम ने बेला को हर महीने 500 रुपए देने की बात तय कर ली। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? सोमनाथ जामईल लेकर उठते हुए बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बात कर रही थी, पूनम ने जवाब दिया। सोमनाथ बाहर निकले तो दामिनी के लंबा सा घूंघट निकालने पर पूनम को अजीब सा लगा। अच्छा, तो हम अभी चलते हैं, दामिनी उठते हुए बोली। ठीक है, कल से भेज देना बेटी को। पूनम ने बात पक्की करके बेला को आने के लिए कह दिया। दामिनी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह कीड़ा जो इतने सालों से उसके जहन में बुलबुला रहा था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। पूनम को भी राहत मिली कि बाबूजी की देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। वो दूसरे दिन ही ससुराल लौट गई। ए छोकरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन दुख रहा है। सोमनाथ ने बादाम के तेल की शीशी बेला के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। बेला ने उनके उगड़े बदन पर तेल से मालिश करनी शुरू कर दी। तेरे गाल बहुत फुलफुले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? सोमनाथ ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। माँ! बेला ने चीख कर अपनी माँ को आवाज दी। दामिनी वही थी। शर्म करो सोम! दामिनी ने जोर से दरवाजे खोलते हुए कहा। अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म? बेटी, हट वहां से! दामिनी बोलती रही। हाँ सोम, बरसों पहले जो कुकर्म तुमने मेरे साथ किया था, उसी का नतीजा है ये। यह बेला। तुमने सोचा होगा कि दामिनी चुप बैठ गई होगी, पर मैं चुप नहीं बैठी थी। मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुंचाया है। यह मेरी सोची समझी चाल थी, ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी करतूत को अपनी आंखों से देख सके। सोमनाथ एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए सब कुछ सुन रहा था। दामिनी ने बोलना बंद नहीं किया। हाँ सोम, अब भी तुम्हारे सिर से वासना का भूत नहीं उतरा है? तो ले, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, उतार ले इसकी भी इज्जत और पूरी कर ले अपनी हवस। मैं भी बरसों पहले तुम्हारी हवस का शिकार हुई थी। तब मैं इज्जत की खातिर कितना गिड़गिड़ाई थी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं तभी जवाब देती, पर मालकिन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, इसीलिए मैं चुप रह गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि बेला ने तुम्हारी नीयत के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया। इस बार बाजी मेरे हाथ में है। क्या कहते हो सोम? शोर मचाकर भीड़ में तुम्हारा तमाशा बनाऊं? दामिनी सुध-बुध खो बैठी थी और लगातार बोले जा रही थी। सोमनाथ की अक्ल मानो जवाब दे रही थी। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख वे छत की तरफ भागे और वहां से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।